एग्ज़ाम सीपी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्त, यह 2024 का अपडेटेड बुक है और इसमें विश्व इतिहास देखना है। और इसमें देखिए दोस्त, 1 से 5 टॉपिक तक इसमें कवर करेंगे। चलिए दोस्त, पुनर्जागरण के बारे में जानते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। एक टॉपिक को हम 2 बार बोलने का प्रयास करेंगे और ताकि आपको सुन के याद हो जाए। और विश्व इतिहास से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, इसमें घुमाता है बहुत कम है। चलिए दोस्त, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते का प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली के बोलचाल भाषा टस्कन में डिवाइन कमोडी लिखा। जब जिस समय की इटली में बोलचाल की भाषा टस्कन था, उसी भाषा में डिवाइन कमोडी लिखे थे नामक काव्यों। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। मतलब डिवाइन कमोडी में स्वर्ग और नरक का चर्चा किया है दांते का बाद पुनर्जागरण का भावना का प्रश्रय देने वाला व्यक्ति पेट्रोक था। दांते के बाद पुनर्जागरण का भावना का प्रसरण देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रोक था। आगे देखिए, पेट्रोक इटली का मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रोक इटली, पहले पूछेगा पेट्रोक कहाँ के हैं, तो इटली के। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोस्कियो को माना जाता है। यह प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरोन है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोस्कियो को माना जाता है, जिसका प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरोन है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। इसका प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। इसका प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज्य का नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के तीन कलाकारों की कृतियों को मिलता है। ये कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं और इसे फिर से पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, पुनर्जागरण के भावनाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों को कृतियों को मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेले और राफेल। ध्यान रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेले, राफेल। लियोनार्डो दा विंची बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक और दार्शनिक, कवि, गायक था। वह द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। कहा है कि लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक था। यह द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक अमर चित्रकारों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध था। इसका 2 चित्रकार प्रसिद्ध था, द लास्ट सफ़र और एक था मोनालिसा के नाम से। ये बहुत विश्वविख्यात है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे टॉपिक में करा है कि माइकल एंजेले भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। माइकल एंजेले भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द कला ऑफ मैन। द लास्ट जजमेंट एवं द कला ऑफ मैन माइकल एंजेले की कृति है। 2 कृति ध्यान रखिएगा, द लास्ट जजमेंट और द लास्ट ऑफ मैन माइकल एंजेले के कृति है। सिस्ताना के गिरजाघर में छत में माइकल एंजेले के द्वारा रचित बनाया गया है। सिस्ताना के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेले के द्वारा ही चित्र बनाया गया है। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का था।
सॉरी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखिए। आगे हम कह रहे हैं पुनर्जागरण काल का चित्रकार का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का चित्रकार का जनक जियाटो को माना जाता है। आगे देखिए। आगे हम कह रहा है कि पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फैली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों का अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म कुरीतियों पर प्रहार किया था। हॉलैंड में इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फैली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों और अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया था। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। इंग्लैंड में लेखक टॉमस मूर ने अपना पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज चित्रण प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं। देखिए दोस्त फिर से इसे पढ़ते हैं कि इंग्लैंड में रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड को रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने किया था और गलीलियो ने भी इनका कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया था। गलीलियो ने भी कोपरनिकस सिद्धांतों का समर्थन किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया था कि सूर्य के चारों ओर इसका प्रकार घूमते हैं। देखिए दोस्त, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार घूमते हैं। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियमों का पता लगाया था। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण नियमों का पता लगाया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर को जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल को अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलकडस कहलाते थे। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलकडस कहलाते थे। अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। देखिए दोस्त आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अमेरिका वेशभूषी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था। अमेरिका वेशभूषी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामांकन स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामांकन स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। देखिए दोस्त, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक नंबर 2 आ गया है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम।
अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देखिए दोस्त। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य का नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय थे। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय था। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन आता है। रेड इंडियन अमेरिका का मूल निवासी है। रेड इंडियन कौन है? अमेरिका का मूल निवासी है। अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्र 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नर्गिस अधिकार नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित है। अमेरिका के पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नर्गिस अधिकार नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिकाओं में 13 अंग्रेजी उपनिवेशों स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिकाओं के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। अमेरिकाओं के स्वतंत्रता संग्राम का लाफायदे के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायदे के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। थोड़ा सा जूम कर देखिए दोस्त। आगे कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड की काफ़ी अधिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके तहत काफ़ी सभी अदालत कागज़ों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगान अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज़, शीशा, चाय, रोगन जैसे उपभोक्ताओं वस्तुओं पर भी कर लगाया था। उपनिवेशियों के इन करों का विरोध करते हुए सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। तो सैमुअल एडम्स ने एक नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे में कराए कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। 56 में 7 वर्ष जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 63 वर्ष। चलिए दोस्त, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशियों में स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियों नामक संस्था बनाई गई थी, जो ब्रिटेन सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशियों ने स्वतंत्रता के पुत्र एवं स्वतंत्रता के पुत्रियों नामक संस्था बनाई, जो ब्रिटेन सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 में टॉमस पेन के लघु पत्रिकाओं कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यधिक प्रभावशाली एवं उत्तेजित शैलियों में स्वतंत्रता का आवश्यकता पर बल दिया गया था और टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की रचना की थी। 1776 में टॉमस पेन ने लघु पत्रिकाओं कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजित शैली में स्वतंत्रता आवश्यकताओं पर बल दिया गया था और टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन बुक लिखा था। टॉमस पेन ने कौन सा बुक लिखा था? तो राइट्स ऑफ मैन की रचना की थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका स्वतंत्रता का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था, जो आगे चलकर अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बन गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था, जो आगे चलकर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो गया है? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन है।
क्वेश्चन आगे देखिए दोस्त। आगे हम कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुई थी, और इसकी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था, जो 16 सितंबर 1773 ईस्वी में हुई थी। इस घटना में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों ने प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ था। 5 सितंबर 1774 ईस्वी में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्वों का फिलाडेल्फिया शहर एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का अनिवार्य हुआ था। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशियों के बीच लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ था। आगे देखिए दोस्त, आगे हम कह रहा है कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, जो कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसे ही आधुनिक स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है। इसे ही आधुनिक स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाओं में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था। उत्तराधिकारी कानून का न्यायसंगत बनाया गया था। थोड़ा सा इसे ऊपर करके पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, कह रहा है कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाओं में 1789 ईस्वी में लागू किया, जिसमें महिलाओं के संपत्ति का अधिकार मिला था। उत्तराधिकारी कानून का न्यायसंगत बनाया गया था। मॉन्टेग्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों को मान्यता मिला था। मॉन्टेग्यू को पृथक्करण सिद्धांतों का मान्यता मिला था। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना को प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाली ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 ईस्वी में उपनिवेशों सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाली ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों को समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था। अमेरिका में दासों के आयातों को 1808 ईस्वी में अवैध, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। देखिए दोस्त, अमेरिका में दासों के आयातों को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अमेरिका में दासों को आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बना था। यह क्वेश्चन पूछता है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बना था? तो 1860 ईस्वी में हुआ था। और अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी। दक्षिणी राज्यों दासत्व के समर्थन तथा उत्तरी राज्यों उसके विरोधी थे, और गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई थी। इस युद्ध का फलस्वरूप ही दासता प्रथा का अंत हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी एवं उत्तरी के विरोध थे, और इस युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई थी। इस युद्ध में फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ था। 1 जनवरी 1863 ईस्वी में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। 1 जनवरी 1863 ईस्वी में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा की उन्मूलन किया था। प्रजातंत्र
प्रजातंत्र का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र का यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दिया था। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन यह है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दिया था। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूज नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में किया था। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूज नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में कर दिया था। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे देखते हैं। टॉपिक नंबर आ गया अब तीसरा, फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति के बारे में अब देखते हैं। देखिए दोस्त, फ्रांस की राजक्रांति का पूरा विश्लेषण देखेंगे। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। लुईस सोलामा के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस की सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और लुईस सोलामा के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस का सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 में क्रांतिकारियों ने बस्तिलिक का कारगिरा के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया गया था और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक हुए थे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद के पहली, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए दोस्त, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन लुईस चौदामा के है। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन लुईस चौदामा का है। राजा की निरंकुशता पर स्वच्छचरित्र का अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लामा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया जाता था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित होता था और यह पद वंशा क्रमानुगत होता था। वर्साय की शीश महल का निर्माण लुईस चौदामा ने कराया था। क्वेश्चन पूछता है कि वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने कराया था, तो लुईस चौदामा ने कराया था। देखिए दोस्त, क्वेश्चन आगे देखिए। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुईस चौदामा ने बनाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुईस चौदामा ने बनाया था। लुईस सोलामा ने 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुईस सोलामा ने 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुईस सोलामा की पत्नी मेरी एंतुआनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुईस सोलामा की पत्नी मेरी एंतुआनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और राष्ट्र की समाधि वायसराय की भड़कीले राज दरबार से था। राष्ट्र की समाधि वायसराय के भड़कीले राज दरबार से था। लुईस सोलामा को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया गया था। लुईस सोलामा को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सज़ा दी गई थी। टेले एक प्रकार का भूमि कर था और तीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। टेले एक प्रकार का धार्मिक कर था और तीथे एक प्रकार का टेले एक प्रकार का भूमि कर था और तीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो धार्मिक योगदान
किया था। फ्रांसीसी क्रांति वॉल्टेयर, मोंटेग्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया था। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति को समर्थन दिया था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति को समर्थन था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह युक्ति किसकी है? वॉल्टेयर की है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम, यह युक्ति किसका है? वॉल्टेयर के है। वॉल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की लेक्टर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के और लेक्टर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मोंटेग्यू की थी। इसमें सरकार के 3 अंगों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग रखने का विषय में बताया गया पृथक्करण के सिद्धांतों का घोषणा किया गया है। कानून की आत्मा की रचना मोंटेग्यू ने किया था और इसमें सरकार के 3 अंगों के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने की विषयों के बताकर शक्ति को पृथक्करण सिद्धांतों की पोषण किया था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता था, जिसे मध्यम वर्गों की आगाज किया था और स्वतंत्रता एवं बंधुता की क्रांति का नारा दिया गया था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? तो समानता था और जिस माध्यम से वर्ग के और आगाज किया गया था कि स्वतंत्रता एवं बंधुता की क्रांति का नारा था। 18वीं थोड़ा सा इसे आगे कर देते हैं। देखिए दोस्त, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेज अर्थात श्रेणी में बांटा गया था। प्रथम स्टेज पादरियों का था, द्वितीय स्टेज अभिजात वर्ग के था और तृतीय स्टेज इसमें 90% जनता थी। इसमें सभी प्रकार के कर देना पड़ता था। इस वर्ग के व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्प, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिब्रे थी। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी। यह क्वेश्चन भी आई है, इसलिए से ध्यान रखिएगा कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिब्रे थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन में शुरुआत 5 मई 1789 को हुई थी। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। मापतोल के दशमलव प्रणाली के किसका देन है? तो फ्रांस के देन है। मापतोल के दशमलव प्रणाली के किसका देन है? तो फ्रांस के देन है। संस्कृत राष्ट्रीयता का जनक हार्टर को कहा जाता है। संस्कृत राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिताजी के नाम क्या था? तो कार्ले बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिताजी का क्या नाम था? तो कार्ले बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन में सैनिक अकादमी की शिक्षा प्राप्त किया था। नेपोलियन ने ब्रिटेन में सैनिक अकादमी की शिक्षा प्राप्त किया था। 1776 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया था। नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना था और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे देखिए दोस्त, थोड़ा सा जूम छोटा कर देते हैं। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बन गया था। क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को
बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को क्या कहा था? तब बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरिया लुइसा से शादी कर लिया था। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन से तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरिया लुइस से शादी कर लिया था। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच में हुआ था। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच में हुआ था। नेपोलियन के बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 18 ईस्वी में किया गया था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में किया था। क्वेश्चन आगे देखिए। नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने नील नदी के युद्ध में अंग्रेजों ने जहाजी बड़े को नायकों को नेल्सन के हाथों बुरी तरह से पराजित हो गया था। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बड़े के नायक नेल्सन के साथ बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिफिजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर कहाँ भेज दिया था? एल्वा के टापू पर भेज दिया गया था, परंतु वह एल्वा के टापू से निकला और पुनः फ्रांस के सम्राट बन गया था। इसका साहस देखिए। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिफिजिंग नामक स्थान पर हरा दिया था और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर बंदी बना दिया था। एल्वा के टापू पर इसे बंदी बना दिया गया था, परंतु इसे एल्वा के टापू से निकला और ये पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। एल्वा के टापू पर से भागा, फिर से ये फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया। आगे देखिए दोस्त, आगे कह रहा है कि अंततः मित्र राष्ट्रों ने सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में फिर से इसे पराजित कर दिया, वाटरलू के संधि में, और इसे बंदी बनाकर उसे सेंट हेलेना पर भेज दिया गया था और इसे 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। दोबारा हम कहाँ भेजा था? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था और इसे 1821 ईस्वी में इसका नेपोलियन का मृत्यु हो गया था। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा नेपोलियन के और कौन से नाम से जाना जाता है? तो लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन के कारण था कि उसका रूस पर आक्रमण करना। नेपोलियन के पतन के कारण क्या था? उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्थाओं के सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के संप्रभुता को समाप्त किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप में राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के संप्रभुता को समाप्त किया था। चलिए दोस्त, टॉपिक नंबर आ गया 4। एक टॉपिक और बचा है। देखिए दोस्त, टॉपिक नंबर 4 में इटली का एकीकरण। 19वीं सदी में पूर्वार्ध में इटली का 13 राज्य था। 19वीं सदी में कितना राज्य था? 13 राज्य था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। यह क्वेश्चन भी आई है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण के सार्डिनिया पिडमाउंट राज्यों का अगुवाई किया था। इटली के एकीकरण के लिए सार्डिनिया पिडमाउंट राज्यों का अगुवाई किया था। इटली की समस्याओं को काउंटर काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली की समस्याओं को काउंटर काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण को तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण के तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण के तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे किसे दिया जाता है? मेजनी को, काउंट काबूर को और गैरिबाल्डी को दिया जाता है।
यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़नी ने किया था। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी किसने किया था? तो जोसेफ मेज़नी ने किया था। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना गिबर्टी ने किया था। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गिबर्टी ने किया था। विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का शासक था। विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का शासक था। और इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों को मेल से हुआ था। इटली के एकीकरण की शुरुआत सार्डिनिया और लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुआ था। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। चलिए दोस्त आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 में रोम का संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया था। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया है। यदि समाज को क्रांति लाना है तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथों में दे दो। यह कथन किसका था? तो जोसेफ मेज़नी का था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। यह कथन किसका था? तो जोसेफ मेज़नी का था। भगत सिंह का भी यही कथन था। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंटर काबूर ने किया था। इटली के एकीकरण का 1871 ईस्वी किसने किया था? काउंटर काबूर ने किया था। इटली का एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। इटली के एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। इटली के एकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क पर्सा का शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण का बिस्मार्क ने किया था और बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा पर्सा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो पर्सा था। चलिए दोस्त लास्ट टॉपिक है, देखिए। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क जो था जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मनी संघ का सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी को पहनाया गया था। विलियम को जर्मनी संघ का सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी को पहनाया गया था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे से था? तो फ्रांस से था। जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के अर्थात राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी के अर्थात राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा के डाइट के नाम से जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है। यह फ्रैंकफर्ट में हुई थी। क्वेश्चन आगे देखिए दोस्त। क्वेश्चन आगे में कह रहा है कि 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य का ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र का निर्माता राके, बोमर, लासर इत्यादि दार्शनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकीकृत जर्मनी राष्ट्र के निर्माता राके, बोमर, लासर इत्यादि दर्शकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया था। विलियम प्रथम के शासन काल में पर्सा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक्स था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था। देखिए दोस्त
तो ये बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? तो बाजीगर कहा था। सिरजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। सिरजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया में जर्मनी के संग शामिल हुआ था। 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी के संग शामिल हुआ था। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान के युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया था। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के साम्राज्य विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के साम्राज्य विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस एवं प्रसा के बीच में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रसा के बीच में हुई थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। कौन सा युद्ध के बाद? तो सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। अगर कहीं वीडियो हिंदी पढ़ने में अगर कुछ बोलने में गलत हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा।